आप इस फील्ड में आए कैसे? इत्तेफाक था, दानिस्ता फैसला करके आए? तेन पता नहीं, जब मैं मरीज का ऑपरेशन करके उन्होंने टांके लाना वा। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मुर्गी की 8 उंगलियां होती है, 10 नहीं होती। आप 10वें तक कैसे पहुंच गए? चंद साल पहले तक भांजपन तमाम तर जिम्मेदारी बदकिस्मती से औरत पर डाली जाती थी। इस वक्त हमारे पास 60% टू 70% कॉज मेल की है। सब दा गुड्डा आसमान ते घूमे, मेरी गुड्डी गिट्टे चुमे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान ख़ास वाक़तन बहुत ही ख़ास हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनकी बदौलत हज़ारों घरों में बच्चों की कलकारियाँ गूंजती हैं। भांजपन के इलाज में साइंस, तजर्बे और इंसानियत का हसीन इम्तजाज रखने वाली मरूफ गायनोकोलॉजिस्ट, जो मुश्किल से मुश्किल बात भी बहुत आसानी से कर जाती हैं, बहुत सलीके और तदब्बुर के साथ कर जाती हैं। IVF की दुनिया का मुतबर नाम डॉक्टर समीना हक। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के मरूफ फिजिशियन बल्कि टीवी पर्सनालिटी डॉक्टर उमर आदिल की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल तो आपकी ज़िंदगी हादसात और वाक़यात में इस तरह घिरी हुई कश्ती लग रही है कि जिस पे अगर बात करने लग जाए सुबह से शाम हो जाए, लेकिन वाक़यात का अहाता नहीं हो सकता। लेकिन आज आप चूँकि पहले दिन हमारे शो में आए हैं, तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि आज हम अपनी गुफ्तगू को आपकी शख्सियत के जो बुनियादी औसाफ हैं उन्हीं तक महदूद रखें। फिर कभी ये तनाज़ात की बात छेड़ जाए। आप आते रहिएगा हमारे शो में, हम आपको बुलाते रहेंगे। हाय, पक्की बात है ना, आप बुलाते रहेंगे ना। हाँ। पिछली दफा जब मैं आया था, मुझे याद पड़ता है मैं विकी के बराबर वाली कुर्सी पे बैठा था। लेकिन अब नजर मार रहा हूँ, ना वो कुर्सी है ना सोफा है। हजूर वाला, अगर आइंदा आपने मुझे बुलाना है तो अपने पहलू में जगह दीजिएगा, क्योंकि आपके पहलू में बैठ के गुफ्तगू का लुत्फ ही दोबाला हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने मुझे भी कहा था कि आपके पहलू में बैठ के पहलू बहुत मजा आया था। बिल्कुल बजा फरमाया। नसीम विक्की, तुम्हारे बारे में खास बात बताऊं, ये वाहिद सुपरस्टार है पाकिस्तान का जो बहुत अच्छा नाचता है, बहुत अच्छा एक्ट करता है और मिजाज के तो क्या ही कहने। तेवे पैड़िया डांस के मैदान दे विच तेरा कोई सानी नहीं। ओथे पई नरगस, ओथे पई रीमा, ते दूजी गल ए दसा, तू रक्स दी दुनिया दा सुल्तान रही नहीं, सुल्तान गोल्डन ने, जेड़ा अपने सारे हम असरां दे उतों गड्डी लगा के ले जांदा है। और जुनेद, यहाँ पे मैं आपको तारीखी बात बताता चलूं, ये जो शख्स आपके पहलू में बैठा है ना, जिसे दुनिया नसीम विक्की के नाम से जानती है, ये इतना तेज है, इतना डाडा है, इतना बड़ा नाचा है। आप यकीन जानिए, नसीम विक्की का तो चलना भी एक रक्स है। ये एक कदम रखता है तो झरनों की आवाज आती है, तड़ तड़ पड़ पड़, यही होती है। दूसरा कदम रखता है तो जलजले की गड़गड़ाहट की आवाज आती है। इसी को तो कहते हैं आर्ट का एक हसीन इम्तजाज। डॉक्टर साहब, यही बात मैं आपके बारे में सोचती हूँ कि आप इतने नर्मो नाजुक दिल रखने वाले, तितलियों के उड़ने की, अबशारों के गिरने की बातें करने वाले, और कहाँ आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए। ये तो बड़ी रफ टफ सी, बड़े वो कील हथौड़ी वाली फील्ड नहीं है। वेड़िए की पूछ ले आई। दुनिया में दो ही चीजें जुनैद साहब, एक बात आपको बताऊं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। दुनिया में दो ही चीजें नर्म हैं, एक जापानी फल और दूसरा डॉक्टर उमर आदिल का दिल। उमर आदिल का दिल देखें, हो गया ना शेर, मानते हैं कि नहीं? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, आप इस फील्ड में आए कैसे? इत्तेफाक था, दानिस्ता फैसला करके आए, क्या मामला है ये? घर वालों ने जबरदस्ती करवा दिया। जुनैद साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि मेरी मेजबानी और अदवाते ताम के किस्से कितने मशहूर हैं। अदवाते ताम? अदवाते ताम, अदवात यानी दावत की जमा, ना हंजार ये भी नहीं पता। अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया। इसका मतलब ये है कि आपको तो फिर फयूश का भी नहीं पता। वो क्या है फयूश? उफ अल्लाह, इसका भी नहीं पता। मैं बताता हूँ, ये फिश की जमा है।
अच्छा, फिश की जगह फयूश। हाँ, और ये मेरे हाथ की बड़ी टेस्टी डिश बनती है। यकीन जाने मैं आपको परोसूं तो आपके जुबानों के जायके खत्म ही ना हो। इतना लंबा सफर जायकों का कि आप चल चल के थक जाएं और सो जाएं। और जुनैद सलीम साहब, मेरे हाथ की जो फयूश खाता है वो अपनी कोनियां चाटता रह जाता है। कोनियां चाटता, उंगलियां चाटता रह जाता है। ग्रिल फिश जब बनती है तो उसका शोरबा कोनियों तक आता है, फिर यहाँ से वो खाता है। चले फयूश भी कभी खाएंगे आपके हाथ की। अच्छा ये बताओ जुनैद, मगज खाते हो? खाता तो हूं, लेकिन इतना नहीं जितना आप खाते। वे पैड़िया, मैं तेनू अपने हाथ दा बना के खवावांगा। मेरा सवाल तो बीच में रह गया कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी की तरफ कैसे आए? हाय, मैंने कहा ना, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं सुना देता हूँ। ये किस्सा भी जुड़ा है मेरी अदवाते तआम से। एक दफ़ा मैंने अपने दोस्तों की दावते तआम रखी। मैंने सोचा इतनी सारी डिशेस हैं, नज़र मार लूँ। एक डिश पे मेरी नज़र गई। मैंने देखा कि मेरे हाथ का बना हुआ मुर्गे बिस्मिल मुसल्लम चावलों में धंसा हुआ और उसके पंजे यूं बाहर थे जो मेरी हुस्न जमालियात को चिढ़ा रहे थे। मैंने गौर किया तो देखा उसके भद्दे नाखून नजर आए। मैंने अपने मुलाजिम को आवाज दी, वे ले क्या नेल पॉलिश। वो नेल पॉलिश लाया। मैंने एक एक करके उसके पंजों पे नेल पॉलिश लगाया। 9 पंजों को नेल पॉलिश लगाने के बाद जब मैंने 10वां पंजा देखा, हाय जुनैद, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसकी 10वीं उंगली का नाखून टूटा हुआ था। ये देख के मैं थोड़ा सैड हो गया। मैंने उसके 10वें टूटे हुए नाखून पे पॉलिश लगाई, लेकिन वो जम नहीं रही थी। वहीं से मेरा दिल टूटा। और यही वो लम्हा था जुनैद, जब डॉक्टर उमर आदिल ने फैसला किया कि करनी है तो सिर्फ ऑर्थोपेडिक ही करनी है और इस कुकड़ का इलाज करना है। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुर्गी की 8 उंगलियां होती है, 10 नहीं होती। आप 10वें तक कैसे पहुंच गए? यही तो फर्क है बीबी, मेरे हाथ के पके हुए मुर्गे बिस्मिल मुसल्लम में और जुनैद के हाथ के पके हुए ब्रायलर में। इसके मुर्गे के 6 पंजे हो सकते हैं। अगर दोनों के मुर्ग की उंगलियां 10-10 हों तो क्या फर्क रह जाएगा जुनैद में और डॉक्टर उमर आदिल में? सर 2 उंगलियों का फर्क रह जाएगा सर। डॉक्टर साहब, ये जो आपका जमालियाती ज़ौक है, ये आपकी डॉक्टरी में भी नजर आता है? हाँ, क्यों नहीं। ये जमालियाती ज़ौक मेरी डॉक्टरी में कूट कूट के भरा है, ओद ओद के आता है। नॉर्मल डॉक्टर जब किसी पेशेंट को स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं तो उसके धड़कन की आवाज आती है, धक धक धक। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर उमर आदिल जब किसी पेशेंट को स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है तो आवाज आती है, छन 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 छन। पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के। नी कुड़िए, होर की सबूत दिया तेनू अपने जमालियाती ज़ौक दा। तेनू पता नहीं, जब मैं मरीज दा ऑपरेशन करके ओनू टांके लाना वा ते डॉक्टर उमर आदिल दे लाए हुए टांके नहीं हुंदे, वो एक आर्ट हुंदा है। आम टांके ते लोकी लुकांदे फिरदे ने ना, लेकिन डॉक्टर उमर आदिल दे हथ दे लाए दे टांके दुनिया नू विखांदे ने। ऐ वेखो डॉक्टर उमर आदिल दे टांके, ऐ वेखो डॉक्टर उमर आदिल दे टांके। बस वेखी जाओ। विकी तेनू दसा, मैं तो ऐसे नफासत से टांके लगाता हूँ जैसे लट्ठे की शलवार को डोरे डाले जाते हैं। और ये वो डोरे नहीं जो गलियों में लड़के और लड़कियां एक दूसरे पर डालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पर्टिकुलर वाकयात पे तो हम आइंदा जब आपको दावत देंगे तो बात कर लेंगे, लेकिन जनरली मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप औरतों के हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए नजर आते हैं। क्या मसला है आपके साथ? नहीं जी डॉक्टर साहब, औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। ये ऑर्थोपेडिक कम है, ऑर्थोपेडिक ज्यादा है। वाह, सदके जाऊं विकी, नी अड़िए होर किनियां गवाइयां चाहिए ने तेनू। और सुहाना बेटा, डॉक्टर उमर का एक ये फलसफा नवश्ता दीवार कर दो कि हर औरत के दिल में एक छोटा सा मर्द छुपा होता है और हर मर्द के दिल में एक छोटी सी औरत छुपी होती है। ज्यादा छोटी हो गई, अब 5 फुट कर लो। और औरत की बात यहाँ कर रहे हैं तो औरत की अजमत के बारे में एक बात कहूंगा कि औरत एक वफादार औरत झरनों का तरन्नुम है, कलियों का तबस्सुम है, फूलों की महक है, चांद की चांदनी है, सावन की रिमझिम है, सुबह की पहली दुआ है, शाम की खामोश गजल है, बल्कि यूं कहें कि पूरी कायनात है एक औरत। समझ आई जी मेरी गलती? वाह जी वाह, बहुत
नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे मुतारिफ़ हुआ और मुतारिफ़ ही नहीं हुआ बल्कि मुतासिर भी हुआ और बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप बहुत गैर रिवायती अंदाज में गुफ्तगू करती हैं अपने प्रोफेशन के हवाले से और उससे रिलेटेड मामलात पे। तो आप ये सब कुछ कहने की हिम्मत और जुर्रत कैसे कर लेती हैं? आपको तनकीद का डर नहीं होता कि आपके जो साथी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आप पर तनकीद करेंगे? मैंने ये सोचा ये सारा सोशल मीडिया पे आने से पहले कि बहुत से लोग गलत इस मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक ऑथेंटिक डॉक्टर जो डॉक्टर भी है, कंसल्टेंट भी है, सर्जन भी है, मेरी बात पे लोग ज़्यादा यकीन और करेंगे। सोशोलॉजिस्ट भी हैं आप बड़ी मेहरबानी है जी, माशरती अगर- मौज़ूआत पर बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करती हैं। देखिए, आजकल की लड़कियों के हवाले से या जो जच्चा जो हैं उनके हवाले से बहुत दो टोक अंदाज में गुफ्तगू करती हैं आप। सच बोलने की आदत कुछ जेनेटिक्स में भी है, क्योंकि मेरे नाना द ग्रेट नॉवल राइटर नसीम हिजाजी, वाह, क्या बात है, क्या बात। तो उन्होंने हमेशा ही सच तो फिर बोला। तो आपको कस्तनतुनिया के किसी क्लिनिक में प्रैक्टिस करनी चाहिए। उनका मिशन लेके ही चल रही हूँ। अब यूट्यूब पे मैंने एक चैनल बनाया है नसीम हिजाजी की नवासी, और वाह। आई एम रिवाइविंग हिज नॉवेल्स। मैं हम्म। नरेट कर रही हूँ नॉवेल्स को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करके, ताकि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो उनकी एग्जैक्ट वो जो तकारीर हैं उनको मैं चेंज नहीं कर रही, लेकिन आई एम ट्राइंग टू नरेट देम। आपकी माशाल्लाह तजर्बे और डिग्रियों पे नज़र डाली जाए और अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो सारा सेगमेंट शायद इसी पे ख़त्म हो जाए। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क है जो इस लिस्ट में नहीं है जहाँ पे आपने लेक्चर्स नहीं दिए हुए, जहाँ से आपकी सर्टिफिकेशंस नहीं हैं। जितने बड़े मुल्क हैं वहाँ पे एक लंबी मतलब पूरा पेज मेरा भरा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, ये जो भांजपन का इलाज है दोनों के, IVF और ICSI, ये आप फरमाइएगा कि ये जो भांजपन का इलाज है, टेस्ट ट्यूब हो या कोई भी तरीकाकार इख्तियार किया जाए, ये आम तौर पे हमारे ज़हनों में आता है कि गरीब आदमी की एक्सेस से तो बहुत दूर है। ये उन्हीं के चोचले हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, जो खाते पीते लोग हैं। तो गरीब आदमी के लिए भांजपन का कोई इलाज नहीं है। देखिए, हमारे मुल्क में लिटरेसी की कमी है। अब जिसको बच्चा नहीं हो रहा वो पहुंच जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पे। हाँ। मैंने अपने एडवर्टाइजमेंट में ये लगाया कि हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढते हैं। जब तक हमें कोई ऑल्टरनेटिव मिलता रहता है, हम उस पेशेंट को उस पे टेस्ट ट्यूब बेबी पे नहीं लेके आते, क्योंकि देर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव मेथड्स। तो हम उनके ऊपर उनको डालते हैं, और मैं उनको ये कहती हूँ, वो आके हमें कहेंगे जी ऐसी मज बेच देती है तो साडा टेस्ट ट्यूब बेबी कर दो। तो मैं कहती हूँ कि मज दोबारा खरीद लो जाके, तो टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। और फिर वो जी डॉक्टर फलां कह रहा था आप टेस्ट ट्यूब बेबी करा ले, मैंने कहा जाके अपना बच्चा दिखाना उसको जब डिलीवर हो जाएगा। दूसरी बात, एक आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं बताना चाहती हूँ, आपने सुना होगा ट्यूबल प्रेगनेंसी के, जी ट्यूब फट गई। अब अगर दोनों ट्यूबें निकाल दी गई हैं तो फिर तो टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो ट्यूबें बचाई जा सकती हैं एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। ये मैं एक कैंपेन शुरू की हुई है पाकिस्तान में, उन सर्जन्स को, उन मेल सर्जन्स को जो पेरिफेरी में ये ट्यूबें निकालते फिरते हैं, कि उस टाइम पे जब ट्यूब नहीं फटी, ज़्यादा आसान है, फट भी गई है तो ट्यूबोप्लास्टी एक ऑपरेशन है जो कि उसी वक्त किया जा सकता है और ट्यूब बचाई जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये गायनेकोलॉजी में जो नानियों दादियों के टोटके हैं या उनकी जो सोच है, वो कितनी कंपैटिबल है आज की जदीद साइंस के साथ? कुछ चीज़ें बहुत कंपैटिबल हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। एक एक की मिसाल देती हूँ। जी प्लीज। एक मिसाल ये है कि, दो मिसालें, एक ये कि जी मंथली रेगुलरिटी रुक गई है तो मोटी हो गई है। हाँ यस, बिल्कुल ये बात सुनने में आती है। वो पहले मोटी होती है, ठीक, फिर रेगुलरिटी बंद होती है। ओके, इट्स द अदर वे अराउंड। सही। दूसरी मिथ ये है कि जी बड़ा खुल के खून पै गया जी, बहुत अच्छी गल है। नो, ये गलत है। ये आम खून में से आता है, तो ये किसी जगह और ना तो जमा होता है ना कहीं और से आता है, तो इसलिए ये भी मिथ है। ओनली 80 सीसी या 50 सीसी पूरे डेज में इज द फिजियोलॉजिकल अमाउंट ऑफ ब्लड विच कम्स आउट। अच्छा, जो अच्छी बात वो करती थी, वो कहती थी जैसे ही हमल का पता चलता था तो वो कहती थी हुण तुसी मुर्गी नहीं खानी,
मछली नहीं खानी, गर्म चीज़ा नहीं खानियाँ, अच्छा अच्छा ये चीज़ें शुरू के 2 महीनों में ना खाएं, फिर बाद में जो मर्जी करें जब एक एस्टैब्लिश हो गया कनेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये भी देखा गया, खास करके माएँ या जो भी बड़े होते हैं घर में, वो एडवाइस कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के दिनों में कि जी ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, देसी घी खाएं, मछलियाँ खाएं, मतलब एक्सेस फूड खाएं, बच्चे को लगेगा अच्छे से अच्छी देखिए, खुराक खाएं, अगर टिका के सास ये खाएं। कह रही है ना कि हाँ मेरा पोता पोती को लग जी जाए इसके बिल्कुल, थ्रू, हाँ पहले उस पे कंट्रोल रखती है, खाने हाँ। को कुछ नहीं देती, हाँ, हामला हाँ। होता ही उस पे भरमार करती, तो वो तो खा ले। उसको मौका मिला हुआ है कि वो अच्छा। तो खा ले। अगर उसकी अपनी सगी माँ कोई ओवर ईट करने को कह रही है, ऐसा नहीं है कि 2 लोगों के लिए खाना है, अपनी नॉर्मल डाइट रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान मोटी मोटी कौन सी एहतियातें हैं जो जिनका ख्याल रखा जाए तो जो बच्चे की सेहत है या बच्चे की जो पैदाइश के बाद कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, उसकी सेहत अच्छी रखी जा सकती है? जुनैद बड़ा- साहब, प्रेग्नेंट होने से पहले, अच्छा शादी करने से पहले बच्ची का सारा चेकअप कराएं, उसका रुबेला का टेस्ट करवाएं, कभी उसको वो एक्सपोज हुई है कि नहीं हुई, उसके ब्लड ग्रुप, उसका हीमोग्लोबिन, उसके आयरन स्टोर्स कैसे हैं, कैल्शियम के स्टोर्स कैसे हैं, इसने अब एक बच्चे को पालना है तो क्या ये फुली इक्विप्ड है, क्योंकि माएँ अनीमिया से मर रही होती हैं, इसलिए माँ को वो जो बच्ची है उसके पेरेंट्स को फुली इक्विप्ड करके उसको भेजना है, ये प्लान होना चाहिए। उसके बाद उसके थायराइड के टेस्ट, वो डायबिटिक है कि नहीं है, पैंक्रियास सिक्रीट कर रहा है, ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये सब की चेक होनी चाहिए। और जैसे ही हमल का पता चले तो एक पब्लिक हॉस्पिटल में, यानी ये जो आम आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ज़रूर एक चेकअप करवा लें। अच्छा और उसके बाद पहली डिलीवरी और चौथी के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि पब्लिक हॉस्पिटल में हो, बड़े अस्पताल में हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट क्लिनिक तो वहाँ जाके ज़रूर। तो पहली डिलीवरी अगर नॉर्मल हो जाती है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती तो फिर हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो हम फिर दाई के हवाले कर सकते हैं, जो क्वालिफाइड दाई हैं उनकी जो बात। क्वालिफाइड दाई हैं। हम सुनते थे कि चंद साल पहले तक भांजपन या औलाद ना होने की तमाम तर जिम्मेदारी बदकिस्मती से औरत पर डाली जाती थी। आज कहते हैं जी कि तालीम याफ्ता लोग इतने हो गए हैं कि लोग दूसरे अंदाज से भी सोचने लगे हैं कि मर्द की भी जिम्मेदारी हो सकती है, कोई और वजह भी हो सकती है। तो प्रैक्टिकली बताएं कि वाकई लोगों की सोच तब्दील हो चुकी है, ये वहीं खड़े हैं जहां आज से 20 साल पहले खड़े थे, 30 साल पहले खड़े थे? इस वक्त हमारे पास 60% टू 70% कॉज मेल की है, अच्छा 70%। 30% औरत की कॉज है। औरत अगर रिस्पॉन्सिबल है तो उसका इलाज बहुत आसान है, अगर मेल रिस्पॉन्सिबल है तो उसका कोई इलाज, इस वक्त पूरी दुनिया सर जोड़ के बैठी हुई है, हमारी सारी जितनी भी मेडिकल एसोसिएशंस हैं, हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनी ऑब्स है, एवरी 3 इयर्स उनकी मीटिंग होती है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा की वजह कि भांजपन की जो इलाज है ये कितने परसेंट हो सकता है और कितने परसेंट ऐसे केसेस हैं जहां पे आप जवाब दे देते हैं कि जी इसका कोई इलाज नहीं? परसेंटेज में आई थिंक 5 to 6% को तो हम कह देते हैं कि, यानी इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी आप समझ भांजपन है उसमें से सिर्फ 5% को आप समझते हैं कह कि ये देते नाकाबिले इलाज है, नाकाबिले। 95% काबिले इलाज है। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, ऐसे मौजूआत के ऊपर बात करना जो है ना बिल्कुल मायूब समझा जाता था, और बल्कि कई जगहों पे तो ये भी होता कि जी गुनाह की बात कर रहे हैं जैसे। जी। तो क्या सोशल मीडिया जो है इसने अवेयरनेस देकर ये इस बात को लोगों तक पहुंचा के ये अच्छा रोल अदा नहीं किया? अमेजिंग, अमेजिंग। मेरी कही हुई बात अब लोगों के घरों के अंदर, वो पाकिस्तान में किसी कोने में हो, बल्कि इंडिया में इतना वायरल हो रहा है, वो उसको इंडियन में ट्रांसलेट करके हिंदी में, और वो वायरल हो रहा है। मेरी कजन्स अमेरिका रहती हैं, ये सोशल मीडिया के बगैर ये डिसेमिनेट आपने इस इंफॉर्मेशन झिझक को खत्म कर दिया कि आपने कहा बात होनी चाहिए। मैंने बहुत सी और अपनी मुकम्मल डॉक्टर साहब का कमाल ये है कि डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत, एक तो दो टोक अंदाज है, लेकिन इंतहाई वकार और डिसेंसी के साथ तमाम मौजूआत का अहाता करती हैं, जिसने मुझे ज्यादा मुतासिर किया ये आपके ढकी अंदाज़े छुपी गुफ्तगू बात, का। लेकिन मैसेज हाँ, कन्वे भी हो बिल्कुल। जाए। मैं बहुत सी रील्स में ये कह चुकी हूँ कि माँ को बेटी की बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, हाँ, और क्या बात। बाप को बेटे का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। बाप और बेटे में तो फ्रैंकनेस आज भी पाई जाती है, मैंने देखा है। मतलब अक्सर जो है वो बाप
अपने बेटे को कहते हैं कि ये कल तुम्हारी शर्ट में से जेब में से सिगरेट की डब्बी निकली थी, वो बेटा आगे से कह देता है कि जी कल मैं आपकी शर्ट पहन के गया हुआ था। बड़े ब्लंट बेटे हैं आजकल। अच्छा, कुछ बेटे जो होते हैं ना वो ये भी कह देते हैं कि जी हम बाप के साथ ना बात कर नहीं सकते। बाप जो ना दोस्त बन के सारा कुछ पूछ लेता है, हाँ, बाद में बाप बन के जुत्ती मार डाल बाप लेता है। बन के जूती उतार लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, तो आप जिन खवातीन की शादियां हो गई हैं या जिन बच्चियों की अभी होनी है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटे जिनकी होनी है हाँ। उनके लिए तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हाँ। 2 मैसेजेस हैं मेरे। एक मैसेज ये है कि यू आर द फर्स्ट इन योर लाइफ, मी फर्स्ट। पहले लिखें कि आई एम फर्स्ट, फिर सारे लोग आते हैं। दूसरा, अपना साथी ऐसा ढूंढें जो आपकी उड़ान के साथ वजन ना बन जाए और आपकी उड़ान को वाह। नीचे ले जाए, वाह, वाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपके साथ उड़े और आपकी उड़ान को परवान चढ़ाए। बहुत बहुत खूबसूरत ये बात, नाना और जी की रूह आई है। कमाल बात। और दूसरा, जिनकी शादी हो चुकी है और वो प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, तो जो बातें मैंने बताई हैं कि अपनी इन्फेक्शंस पहले देख लें। आपको रुबेला का IgG पॉजिटिव होना चाहिए, IgM रुबेला का नेगेटिव होना चाहिए, तब आप प्रेगनेंसी शुरू करें। और शुगर को अपनी देख लें कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं है, क्योंकि फिर मल्टीपल अबॉर्शंस होते जाते हैं, बच्चे ज़ाया हो रहे हैं छठे महीने में, अर्ली अबॉर्शंस, और कोई 10-10 अबॉर्शंस करके पेशेंट्स आती हैं और पता लगता है कि ये तो डायबिटिक थी। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। डॉक्टर साहब, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, तलाक की बढ़ती हुई शरह की बुनियादी वजह। ऑप्शन नंबर 1 विचोले के झूठ, ऑप्शन नंबर 2 लड़की लड़के के अपने झूठ, ऑप्शन नंबर 3 शक, ऑप्शन नंबर 4 माली मुश्किलात। बिचौली के झूठ। चोले के झूठ। अच्छा, चोले के जो सही। क्योंकि जब तलाक़ें होती हैं अक्सर गालियां उसी को पड़ती हैं। हाँ। अच्छा रिश्ता कराने वाले तेरा खाना खराब हो, हाँ। कितने फसवाता ही मैंने। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सामने वाले को देखकर भारी हैं आप, सामने वाले को देखकर भारी हैं आप, आपका म्यार देखा कितने म्यारी हैं आप। हर बात पे जुगत करते हो, ठाड़ी हैं आप। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब और देखते हैं कि आज कौन सी म्यारी गुफ्तगू होने वाली है। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद रहमान। मैं आपको अपने उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब का 2 लाइनें पेश करूँगा। जरूर। सोनिए जे तेरे नाले दगा मैं कमावा कि रब कर मैं मर जावा। हो लबण नहीं तेरे जई चीज है जहान ते, सो तेनू देवा हथ रख के कुरान ते। लबण नहीं तेरे जई चीज है जहान ते, सो तेनू देवा हथ रख के कुरान ते। फुल्ला जया दिल तेरा, फुल्ला जया दिल तेरा, कदी मैं दुखा के रब करे मैं मर जावां। सारा गुस्सा आपने गिटार पे निकाल दिया। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। गौर से सुनिएगा, बहुत ही आसान है। वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम के आखिरी 2 हरूफ काट दिए जाए तो एक लिबास बन जाता है, अंग्रेजी में नाम लिखा जाए तो? चले हिंट ये कि फीमेल का लिबास है। मैक्सिको। अगर 2 हरूफ काट दिए जाएं तो मैक्सी। तो मैक्सी। मैक्सी बचती है। मैक्सी दुरुस्त बचती है। जवाब, बहुत सारी तालियां।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम अरशद है और मैं लाहौर से हूँ। मैं अपनी खुद की लिखी हुई एक पंजाबी गज़ल जो है वो पेश करना चाहूँगा। पहले दो अशार सर के नाम कि तेरे इथे आवन नाल बाग विच फेरा पावन नाल, तेरे इथे आवन नाल बाग विच फेरा पावन नाल, जिंदगी मिल गई फुल्लां नूं एक तेरे मुस्कुरावन नाल। वाह 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 बहुत अच्छा ब्यूटीफुल। और लोकां चाहियां कुछ नहीं हुंदा, हाँ लोकां चाहियां कुछ नहीं हुंदा, मंजिल तेरे चावन नाल। वाह 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 बहुत अच्छे। और अज दे तेज ज़माने विच, अज दे तेज ज़माने विच रिश्ते आवन जावन नाल, आहा और इश्क इश्क करना सौखा है, आहा इश्क इश्क करना सौखा है, पर गाले साथ निभावन नाल। वाह वाह और मन दी मैल कदे नहीं मुकदी, मन दी मैल कदे नहीं मुकदी, दरियावां विच नहावन नाल। वाह और ना भी एक दिन बन जावेगा, ना भी एक दिन बन जावेगा, मेहनत दी पंड चावन नाल, और हाफज बीबा चुप ही चंगी एवें सिर खपावन नाल। हाँ बहुत अच्छा। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਵਨ ਨਾਲ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। मेरा सवाल बच्चों के हवाले से है। हमारी कज़न मैरिज है। हमारे 3 बच्चे जो पहले हुए थे माशाल्लाह बड़े हैं, 17-18 साल के। तो जो छोटे 2 हुए हैं, बाद में 5 बच्चे हैं, वो एपिलेप्सी हो गए उनको ना, मतलब झटके लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो कोई कहता है कज़न मैरिज की वजह से मसला है, या कोई कोई कहता है जिनों की वजह से। हमें काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं इन चीज़ों से ना, तो इस वजह से आप अगर कोई आपके कोई बताएं ये कैसे होते हैं, कि इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें, मेहरबानी। बेटे थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। ये फिर वही है, ये एपिलेप्सी क्या होती है? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के होते हैं जो कि इधर उधर हो जाते हैं और फिर झटके लगते हैं और मसल स्पैज़म में जाते हैं। तो ये वही हार्मोन डिसरप्टर्स हैं ना, आपकी ज़िंदगी में कोई हार्मोन डिसरप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं जो उनकी जब वो हो रही थी, परवरिश हो रही थी आपकी बेगम के यूट्रस में, तो वहाँ कोई ब्रेन की डेवलपमेंट में कोई ऐसा डिफेक्ट हो गया है जो एकदम से बहुत सा वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर जो एपिलेप्सी में सिक्रीट होता है वो सिक्रीट हो रहा है। तो ये अपना लाइफस्टाइल को बदलें, अपने बच्चों का भी लाइफस्टाइल बदलें, प्लास्टिक्स को घर से निकाल दें, ये जो एयर फ्रेशनर्स हैं, बॉडी वॉश, ये माउथ वॉश, फेस वॉश, टूथपेस्ट, आपके कार के एयर फ्रेशनर्स जो होते हैं, उसके अलावा टी बैग, फिर ये च्युइंगम्स, उस प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड, प्लास्टिक के चमचे, नॉन स्टिक बर्तन, आप उसका लिस्ट गिनवाते जाएं और हम मतलब लिखते जाएंगे तो सुबह हो जाएगी। तो इसलिए इतना ज़्यादा ये हमने अपने आप को एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी में डाल लिया है कि हमारे सारे, और फिर सुबह को पता नहीं आप में से कितने लोग उठ के सूरज की रोशनी आंखों में डलवाते हैं। ट्रिगर तो वहीं से होता है, सारा नॉर्मैलिटी जो नॉर्मल है वो तो वहीं से ट्रिगर होना है। डॉक्टर साहब अब हमारा बस चले ना, तो हम डॉक्टर से ये भी पूछें कि सूरज की रोशनी पैक्ड फॉर्म में मिलती है किसी मेडिकल स्टोर से, तो रात को हम डाल लिया आंखों करें, में सुबह डाल नहीं लें। उठा जाना हमसे। जिनके सर्केडियन रिदम बिल्कुल ख़राब होके हार्मोन्स बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, तो व्हाट डू दे डू, वो उसको एक खाली कमरे में बिठाते हैं पेशेंट को, और उसको एक आर्टिफिशियल सूरज की आंखों में डालते हैं, और फिर उसका कई दिन ये ट्रीटमेंट होता है, और उसका सर्केडियन रिदम सही करके, हार्मोन सही करके, फिर दुनिया में छोड़ते हैं कि भाई अब अपना सूरज ले लेना तलाश आंखों कर, में। अपना सूरज तलाश कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फैसल है। पोइट्री सुनाना चाहता हूँ विक्की सर को। जी प्लीज। गुर्बत के दिन सदा नहीं होते, गुर्बत के दिन सदा नहीं होते, महलों में रहने वाले खुदा नहीं होते। मिलती है वफा नसीब से गालिब, मिलती है वफा नसीब से गालिब, जहाँ में सारे बेवफा नहीं होते। वाह 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 बहुत अच्छे। जब तक वो हमें खिला ना दे खाना, हम भी ऐसे लोगों से जुदा नहीं होते। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आइए आपको लिए चलते हैं आज की शेरी महफिल की तरफ। जनाब सदर और हाजरीन महफिल, ये बसंत भी क्या चीज है। पतंग खरीदता कोई और है, उड़ाता कोई और है, लूटता कोई और है। इसका मतलब है जनाब सदर के जिंदगी भी एक पतंग की तरह होती है। वाह वाह क्या कहने, क्या बात है कि जब किसी के साथ पेचा लग जाता है ना, फिर पता चलता है बंदे का कि उसने कटना है या मैंने कटना।
इसलिए अपनी पतंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किसी की पतंग के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐਵੇਂ किसी की उड़ती पतंग देख के गला फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पता कब आपकी जिंदगी की पतंग कट के किसी चांबे में फंस जाए और वो लीरो लीर कर दे। तो आगाज करते हैं जनाब एक ऐसे बंदे की जिसके पास ना डोर है ना गुड्डी है, वो मस्कीन आदमी है, ठीक है, तो हवा तेज भी चल रही हो उसकी गुड्डी उड़ती नहीं है। लुट्टी डोर ना पतंग उड़ाई, पतंग उड़ाई, कुक्कड़ खे स्वाह उड़ाई, थोड़ी डोर ते पाठी गुड्डी, फुल हवा च जरा ना उड्डी, थोड़ी डोर ते पाठी गुड्डी, फुल हवा च जरा ना उड्डी, सब दा गुड्डा आसमान ते घुमे, मेरी गुड्डी गिट्टे चुमे, मेरी गुड्डी गिट्टे चुमे, मुंडे कोलों कन्नी दवाई, मुंडे कोलों कन्नी दवाई, फिर भी उन्हें होश ना आई। तो जनाब इमाम अब मैं दावत दे रहा हूँ सबसे पहले जो हमारे शायर यहाँ पर बैठे हुए हैं तहजीब सुपारी साहब, ये हवा हो ना हो, डोर हो ना हो, ये सिर्फ हाथ से पतंग पकड़ के खड़े रहते हैं, लोग समझ रहे उड़ रही है। तो तशरीफ लाते हैं जनाब तहजीब सुपारी साहब। हाज़रीन महफिल, बोले तो बसंत पंजाब का फेस्टिवल है, तो अपू ने पंजाबी कलाम लिखेला है। अर्ज है कि ठीक है बसंत ने रौनक जी लाई है, बसंत ने रौनक जी लाई है, बोले तो ठीक है बसंत ने रौनक जी लाई है, ये भी तो कोई वेखे हुई कितनी महंगाई है। थोड़े दिन बाद ही सालाना इम्तिहान है, बोले तो थोड़े दिन बाद ही सालाना इम्तिहान है, बच्चों नूं भुली हुई सिरों पढ़ाई है। क्या बात, नित दियां शौकां चंगा खर्चा कराना है बाप, नित दियां शौकां चंगा खर्चा कराना है, साडे तोते उड्डे होए असीं की उड़ाना की उड़ाना। बुढ़ी मेरी कहंदी याद करो बसंता, बोले तो बुढ़ी मेरी कहंदी याद करो बसंता, शोखियां करन दियां कीतियां सी अंतां, फुले लगी गुड्डी नूं कोई खिच ही ना मार दे, फुले लगी गुड्डी नूं कोई खिच ही ना मार दे, रात दिन मंगदी सा मैं ओही मंता। अपन बोला मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਪੈਣੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਡਾਣਾ। अरे भैया 3 छुट्टियां बसंत की। ये थे अपना तहजीब कौवा अपना तोता साहब, पता नहीं क्या क्या उड़ा के गए हैं। बहरहाल इन्होंने बहुत अच्छा मुशायरा किया। तो अब मैं दावत कलाम दे रहा हूँ जनाब हमारे नवीद अंजम साहब को, देखते हैं वो बसंत के सिलसिले में क्या लाए हैं, डोर या गुड्डी। जनाब सदर, मैं आपको जो अभी कलाम सुनाने लगा हूँ उसका उन्वान है बसंत मेला ते सुफना। साफ पता चल रहा है पहली बार उर्दू बोल रहे हैं। मौका ना सुन तो ले, हो सकता है आखिरी दफा बोल रहा हूँ, कोई उर्दू का मुश्किल लफ्ज गले में फंस भी सकता है। चाचे छब्बे हट्टी अपनी परली गुडियां डोरा नाल, सब ने अज बसंत मनानी बड़े ही जोरा शोरा नाल। जोरा शोरा मैं भी गुड्डा अपना इंज विच हवा दे छड्या, तुनके मारे जोरा नाल ते ला आसमानी छड्या। क्या बात। पेचा लग्या ते गुड्डे नू खिचदा खिचदा मैं, छत तो पौड़ियां उत्ते आया रिड़दा रिड़दा। गोडे गिट्टे छिले गए ते नाल ई अरकां उरकां, मत्था मुत्था खुल गया ते पाटियां नासां नुसां। इन्ने चिरनू बेबे मेरी भज्जी भज्जी आई, डिगे पैनू वेख के उन्हें चंगी तौनी लाई। ते शुक्र खुदा दा खुल गई अख ते मैं सी मंजे उत्ते, सही सी मत्था मुत्था मेरा सही सी गोडे गिट्टे। बहुत अच्छे। क्या खूब क्या खूब। तो जनाब मन अब बारी है हमारे बारी बरकम शायर की। अच्छा। जो शायरी से पहले तकरीबन कोई 10 मन पानी पीते हैं। तो अब बारी है हमारे जनाब
तेरी तो मैं गल ही नहीं कर रहा, मैं तू कितने अरे भारा तो अकेला ही है ये आप। भारी बरखा मैनू कहन दे। दामाद कम ज़र्फ भी। क्या लो बाबा पेशे खिदमत है। क्या है? बाबा जी बसंत मनानी गज वज के। पहले तुम बजोगे फिर तुम बजोगे। बाबा जी पौड़ियां उतरनियां कंधां च वज वज के। बाबा जी बसंत मनानी है गज वज के। ढाई तावे गुड्डे नू डोर देनी है रज रज के। क्या बात, क्या बात। बारिश ना पै जाए ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ। ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗੁੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਟ ਥੱਲੇ ਕੱਜ ਕੇ। अपने बच्चों की अहमियत दी है। खुशी बड़ी है ऐतकी ता सारे कड्ढने। ता यानी गुस्से। गुस्से ता सारे कड्ढने। थक गए सब पुलिसां दे अगे भज भज के। अरे क्या कहने भाई बसंत बुलारी है ऐतकी मैं गज गज क्या बात। दोस्त यार सारे नु ऐतकी बुला रहा है। प्लान है कि बारबेक्यू छत उत्ते लाना है। एम टाइम उत्ते कोई रोला ही ना बन जाए। लिस्ट बना लो गाना केड़ा केड़ा लाना है। साउंड सिस्टम कोई चंगा जिया ले आना है। साउंड सिस्टम कोई चंगा जिया ले आना है। स्पीकर ही ना पाट जाए साडा वज वज के। बाबा जी बसंत मनानी है ऐतकी गज वज के। हासले गौर शेर है। 2 दिन ਲਈ 4 ਸੂਟ ਸਵਾਏ ਨੇ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਬ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। यानी आप लोगों की पसंद करवाना चाह रहे हैं। अरे खुशफहमी देखो जैसे वो आ जाएंगी। करना मुतासर है मैं सारियां नु सज के। बाबा जी बसंत मना रही है ऐतकी गज वज के। अपनी सीट पे चलना मैं भज के। अब बारी है जनाब एक फैमिली मुशायरे की जिसमें भाभी नंद पे और नंद भाभी पे अटैक करती है। देखते हैं बसंत के दिनों में इन दोनों ने एक दूसरे ऊपर कौन से अटैक बनाए हैं। तो सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ भाभी इंस्टाग्रामवी। सबसे पहले अपनी नंद की शान में एक किताब पेश करना चाहूंगी। इरशाद। डोर जख्मी न करे कोई गला, हाँ मेरी नंद की जुबान के सिवा। क्या बात, क्या बात। सारी दुनिया ही भली लगती है सिर्फ इस एक बेईमान के सिवा। अब एक गजल पेश करना चाहूंगी, इजाजत है? इरशाद। इरशाद। दुश्मन है मगर साथ रहे जान की तरह। वाह वाह वाह। पीछे पड़ी चुड़ैल है नन्नान की तरह। नन्नान की तरह। कह दो जो कोई काम तो बनती है ये नाजुक, खाती है खुराक ये पहलवान की तरह। जब तक ये रहे घर में दम घुटता है मेरा, घर लगता है मुझे किसी जिंदान की तरह। क्या बात, क्या बात, क्या बात। खाना जरा हो लेट तो मर जाती है वहीं, हो जाती है ठंडी कभी नरान की तरह। क्या बात है, क्या जाते हैं बीपी लो हो जाता है। ले जाए ब्याह के इसे कोई मर्दे मुजाहिद, ले जाए ब्याह के इसे कोई मर्दे मुजाहिद, देखूंगी उसे मैं तो मेहरबान की। अब मैं दावत बदला दे रहा हूँ ननान एलिया को। ये आए और आके अपनी बेइज्जती का बदला लें, लेकिन शायरी की सूरत में। बहुत शुक्रिया। इरशाद किया है। अरे अर्ज होता लड़की नहीं मेरा पक्का हो गया। वैसे इरशाद ने कि मेरे तो अलावा किसी का ना ना लई। जो मर्जी कह लो सानू कुछ नहीं कहेगी, उन्हें कहेगी भाभी। बिल्कुल। आई ये बसंते मेला जिया ला लिया, भाभी मेरी अपनिया भैनां नू बुला लिया। थक दी नी पेकियां नू रोटियां खवांदी है, मैं जदों खादा कुछ रोला इन्हें पा लिया। क्या बात है। आपने कुछ भी तो इतना सारा खाया होगा ना। हाँ हाँ बरातों की बरातें खा जाती है। बरातों की बात मैं तो तवक्का कर रहा था, ये बरातों की बारात खा जाती। छत उत्ते चढ़ी सा बसंत मनान लई, छत नहीं गिरी। एक मुंडे मैनू वेख गुड्डा बो करा लिया। झूठ बोलती। मसा मसा नजरां दा पेचा अज लगा सी,
भाभी दियां भैनां ने झांबा अपना अड़ा लिया। टैलेंट की बात है भाई, टैलेंट की बात। जुल्म। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का देश को चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि लाइल्मी और जहालत में बुनियादी फ़र्क ये है कि लाइल्म को मालूम होता है, एहसास होता है कि वो लाइल्म है, लेकिन जहालत ये नेमत भी छीन लेती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।